अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। चैप्टर 9 है हमारा अचीविंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस इन कस्टमर इंटीमेसी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। शुरू में हम लोगों ने चैप्टर 2 चैप्टर 3 से हम लोगों ने एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के मुतल्लिक बात करनी शुरू कर दी है कि वो क्या होती हैं, ईआरपी सिस्टम्स होते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होती है और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किसका होता है। आज अब हम उसकी डिटेल जो है वो देखेंगे। एंटरप्राइज सिस्टम्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं? एंटरप्राइज सिस्टम्स होते हैं जिसमें आप के ऑर्गेनाइजेशन का तमाम तर डेटा एक जगह पर इकट्ठा होता है, एक डेटाबेस में इकट्ठा होता है। सब एप्लीकेशंस उस डेटा को एक्सेस करती हैं और जो जो चेंजेस करते हैं वो उस डेटा के अंदर फ़ौरन अपडेट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है सेल्स का काम है, तो डेफिनेटली उसके साथ बहुत सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, एचआर डिपार्टमेंट भी होगा। तो जो जो चेंजेस आते जा रहे हैं वो सारे साथ साथ अपडेट होते जाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट अपना डेटा एंटर करेगा, फ़ौरन अपडेट हो जाएगा एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर द इट विल बी अवेलेबल फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू जनरेट रिपोर्ट्स। सिमिलरली, कौन नई हायरिंग हुई है, उस नई हायरिंग की वजह से क्या सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है, कितना डिडक्शन होगी, ये सब चीज़ें जो हैं ईआरपी सिस्टम्स जो हैं उसमें साथ साथ जो हैं अपडेट होती जाती हैं। वाउचर सिस्टम्स होता है जहाँ पर पेमेंट्स कॉन्स्टेंटली हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई इस तरह की कंपनी है जिसका काम है कि वो साथ साथ जो है वो वाउचर्स को एंटर करता जाए। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो वाउचर को एंटर करता जाएगा, एंट्री होगी बेसिक टीपीएस सिस्टम के ज़रिए, और वो टीपीएस सिस्टम जो है वो मेन डेटाबेस के अंदर डेटा को एंटर कर देगा। आगे फिर वही डेटाबेस जो है उसके अंदर एमआईएस सिस्टम होगा जो कि रिपोर्ट्स जनरेट करेगा, उसी के ऊपर डीएसएस होगा जो कि डिसीजन मेकिंग में मैनेजर्स की हेल्प करेगा, और उसी के साथ जो है वो ईएसएस जो है वो एसोसिएटेड होगा जो कि डैशबोर्ड क्रिएट करेगा। तो एक मेजर एप्लीकेशन, एक मेजर सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलकर कंसोलिडेट होकर फर्म को कनेक्ट कर देती हैं। हर डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करना जो है वो ईआरपी सिस्टम का या एंटरप्राइज सिस्टम का काम है। और इसके अलावा ये सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डेटा रिडंडेंसी नहीं होती। जैसे ही डेटा में चेंज आता है वो फ़ौरन अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी enterprise software built around thousands of predefined business processes that reflect best practices। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बिज़नेस में हो सकती हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को नज़र में रखते हुए एंटरप्राइज सिस्टम के सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जाता है। उसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो तमाम तर डिपार्टमेंट्स है, जैसे यहाँ पर जिक्र है फाइनेंस डिपार्टमेंट का जिक्र है, ह्यूमन रिसोर्स का जिक्र है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब की जो बेस्ट प्रोडक्टिविटी हो सकती है उस लेवल के ऊपर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। और तमाम तर एंटरप्राइज को यूनाइट करना और उसके डेटा को कनेक्ट करना, ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का काम होता है। यहाँ पर एक ये डायग्राम बना हुआ है जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रलाइज डेटाबेस है और वहीं पर जो है ये सारा डेटा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भी जा रहा है, वहीं से ये सारा डेटा जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जा रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग क्या कर रहा है, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं जो कि बेसिक टीपीएस है। सेल्स फोरकास्ट, अब सेल्स फोरकास्ट जो है वो टीपीएस का हिस्सा नहीं है, ये आपके डीएसएस का हिस्सा होगा। डीएसएस के अंदर आपकी जो एमआईएस की रिपोर्ट्स आई थी उसकी बेस पर फोरकास्टिंग की जाएगी। रिटर्न रिक्वेस्ट जितने भी रिटर्न्स जो सेल्स में आए हैं, आपके जो अगर कोई ऑर्डर रिटर्न हुए हैं तो उनकी रिक्वेस्ट जितनी भी आई हैं, तो ये आपको इससे क्या पता चलेगा कि आपके जितना भी प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है वो उसकी क्या पॉपुलैरिटी है और कितना जो है उसमें अगर कोई रिटर्न्स आ रहे हैं कोई, तो इसका मतलब है कोई मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है। अगर कोई रिटर्न्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि कोई सर्विस फ़ॉल्ट है। उसको फिर मैनेज करने में डेटाबेस जो है आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर ये सारा डेटा मौजूद होगा और आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा। यू जस्ट हैव टू एंटर द वर्ड रिटर्न्स, कस्टमर रिटर्न्स,
तो वो आपको बता देगा कि जी इस महीने में कितने कस्टमर्स ने जो है वो रिटर्न कंप्लेंट्स जो है वो फ़ाइल की है, और उसकी अगेंस्ट जो है आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस डेटा से कि ओके ये फ़लाँ प्रोडक्ट नंबर जो है उसके अंदर बेसिकली ये चेंजेस लाने ज़रूरी हैं ताकि प्रोडक्ट रिटर्न ना हो। अच्छा, अब उसके अलावा ये कि ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन रिसोर्स में जब भी कोई एम्प्लॉय जो है उसको हायर किया जाता है, उसके जो है टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर की जाती है कि उसको एक आईडी असाइन किया है, या उसको जो है उसकी सैलरी कितनी होगी, उसके वर्क आवर्स कितने होंगी, उसकी स्किल लेवल क्या है, उसकी ट्रेनिंग होनी है या नहीं, कितने आवर्स की उसकी ट्रेनिंग होनी है। ये छोटी माइनर डिटेल्स हैं, ज़रूरी नहीं कि फाइनेंसेस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड ये आपका सारा डेटा होगा। आपका डेटा जो है वो ह्यूमन स्किल्स के ऊपर भी हो सकता है, और उन स्किल्स की बेस के ऊपर आप एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि जिन से फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों की एजुकेशन ज़्यादा है क्या वो बेहतर वर्कर्स हो सकते हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट इसके ऊपर जो है वो जनरेट की जा सकती है कि जिन जिन लोगों की एजुकेशन लेवल, उनके आगे से उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो है इंटेलिजेंस कि उन्होंने कितना जल्दी जो है वो काम को सीखा, ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये जनरेट होती हैं। तो ये इस तरीके से ये सारा जो डेटा है ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर, मैंने आपको बताया था कि बड़ा सिक्योर डेटा होता है, वहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है। जब इसको स्टोर किया जाता है तो वहाँ से उसको एक्सेस करना और उसको उसकी बेस के ऊपर रिपोर्ट्स जनरेट करना और डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाता है। बिज़नेस वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इससे जो है अटेन हम लोग कर सकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है कि जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया डेटा जो है वो आता जाता है, नया एक्सटर्नल डेटा आ रहा है, उसको प्रोसेस करके उसको अपने डेटाबेस के अंदर एंटर करना, और उसको एक अगर वही चीज़ आपको लिख कर आपके पास वाउचर्स आए हैं और आपके से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ़ाइल्स के अंदर, फ़िज़िकल फ़ाइल्स के अंदर जो हार्ड कार्डबोर्ड की फ़ाइल्स होती हैं या जो बॉक्स फ़ाइल्स हैं, अगर आपको उनके अंदर रखना पड़े उस डेटा को, तो आपके लिए आप सोचें कि कितना एक ये टीडियस काम है। फिर उसके अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना कितना टीडियस काम है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो ये नेशनल सेविंग जो हमारा सिस्टम है, अभी तक उसमें फ़ाइल सिस्टम चल रहा है। कुछ जगहों पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, लेकिन बहरहाल दे कीप अ रिडंडेंट फाइल सिस्टम एज वेल, जो कि एक बहुत ही प्रिमिटिव किस्म का तरीका है कि एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर सारा कुछ फाइल्स है, फिर उन्होंने नंबर्स उसके रखे होते हैं। एक तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, स्लो, आपको लाइनों में खड़े होना पड़ता है और बड़ी देर देर तक जो है वो प्रोसेस चलता है। तो दिस इज़ नॉट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दिस इज़ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। वही अगर उनके पास कंप्यूटर हो, उसके अंदर वो कस्टमर का आईडी जो है वो एंटर करें, उसके अगेंस्ट जितने भी उसके वाउचर्स इशू हुए हैं उसको एंटर करें, वो उनकी सारी डिटेल आ जाएगी थंब प्रिंट इम्प्रेशन के साथ, बायोमेट्रिक के साथ। आजकल हर चीज़ हो सकती है, यू डोंट नीड टू हैव ऑल दोज आईडी कार्ड की कॉपीज़ एंड सिग्नेचर्स एंड एवरीथिंग। वंस यू हैव योर बायोमेट्रिक तो आपको तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल था कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकती है इफ़ दे हैव अ गुड ERP system and if they have a good enterprise system, if they have a good organization inside within their environment, और अगर उनका database बहुत अच्छे तरीके से centralized और बहुत अच्छे तरीके से organized है, तो किस तरीके से enterprise जो है अपने operations को efficient बना सकती है। इसके अलावा जी आ जाता है फर्म वाइड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली आप जैसे हमने पिछली साइड में बात की है कि से फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स किसी एरिया में कम हो रही हैं, तो फ़ौरन उसका डेटा जो है आपको एरिया वाइज पता चलेगा। जी एरिया XYZ के अंदर सेल्स जो हैं वो इन द मंथ ऑफ जून इतनी ड्रॉप हुई हैं, क्यों ड्रॉप हुई हैं उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी क्या होगी कि मे बी उस एरिया के अंदर कोई एडवर्टाइजिंग आप इस किस्म की करें, मे बी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रोडक्ट, मे बी वहाँ पर कोई जो है प्रोडक्ट जो है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज़ कर लिया किसी ने, जिसकी वजह से जो है लोगों का दिल उठ गया उस प्रोडक्ट से, या मे बी 100 किस्म के मसले हो सकते हैं। वहाँ पर उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चला कि उसकी कोई और वैरायटी आपको उस एरिया में जो है वो भेजनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, या इस तरह के आप डिसीजंस जो हैं ये भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है रैपिड रिस्पॉन्स टू कस्टमर रिक्वेस्ट।
कस्टमर ने रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट जो है एक बॉक्स के अंदर उसने पेपर पे लिख के बॉक्स के अंदर डाल दी। महीने के एंड में जो है वो बंदा आएगा, आधे जो है वो कस्टमर रिक्वेस्ट नीचे गिरेंगी, आधी जो है उसके हाथ में होंगी, वो डब्बे में डाल कर ले जाएगा। अब क्या पता कि कौन से एरिया से कौन सी रिक्वेस्ट आई है। ये एक बहुत ही प्रिमिटिव किस्म का पर्ची सिस्टम जो कि अभी तक चलता है, जो कि पर्ची को छोड़ें अभी तक जो है बुक्स होती हैं जिसके अंदर कंप्लेंट बुक जिसे कहते हैं, जिसके अंदर लोग करते हैं और वो कंप्लेंट बुक्स जो हैं वो मेंटेन पता नहीं कौन करता है, और उसके अंदर से पेजेस जो हैं जहाँ पे कंप्लेंट ज़्यादा हो पेजेस फाड़ दिए जाते हैं, इस किस्म की चीज़ें। यही अगर आपका एक प्रॉपर जो है सिस्टम हो, जो आपके सॉफ्टवेयर है, आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, कस्टमर ने जो है अपनी रिक्वेस्ट या अपनी कंप्लेंट जो है एंटर की और ऑटोमेटिकली वो उनके डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाएगा। किसी के थ्रू, किसी ह्यूमन के थ्रू गुजर के उसने डेटाबेस में नहीं जाना, उसने अपने पोर्टल से, अपने जो उसने इंस्टॉल किया हुआ है ऐप है अगर, या अगर वो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है कस्टमर, तो डायरेक्ट वहाँ से वो रिक्वेस्ट या डायरेक्ट वहाँ से वो कंप्लेंट जो है वो एंटर करेगा, और वो कंप्लेंट या रिक्वेस्ट जो है डायरेक्ट कंपनी के या फर्म के, एंटरप्राइज़ के डेटाबेस में जाकर जो है वो सेव होगी, वो थ्रू किसी ह्यूमन जो है वो नहीं जाएगी। इसके अलावा डेटा को एनालाइज करने के लिए एंटरप्राइज सिस्टम जो है उसके अंदर टूल्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट किस्म की सहूलतें मैसर करते हैं। मसलन अगर आपको किसी किस्म का एनालिसिस करना है तो आपके पास ERP में बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जो आपका SAP का सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सिटी का, जिसमें आप लोग एप्स मतलब आप लोगों की अटेंडेंस लगती है, आपके फ़ौरन रिस्पॉन्स में आगे आ जाता है कि इस स्टूडेंट ने कितने, मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट GUI उसका जो होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI जो है वो क्या होगा, लेकिन ये कि मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि स्टूडेंट की 5 एब्सेंट हो चुकी हैं, 6 एब्सेंट हो चुकी हैं, तो फ़ौरन वो डेटा को एनालाइज करके बता देता है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है आप लोगों को बताने के लिए कि डेटा एनालिसिस इतने छोटे लेवल के ऊपर भी कि इस स्टूडेंट ने कितने जो है वो छुट्टियाँ की हैं वो वहाँ पर साथ आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लायर आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बेसिकली क्या क्या आ जाती हैं, आपके सारे सप्लायर्स के सप्लायर्स और उनके सप्लायर्स, प्लस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप जिनको सप्लाई कर रहे हैं और आगे अल्टीमेटली जो कस्टमर तक पहुंच रहा है, वो सारा कुछ जो है अपस्ट्रीम सप्लाई, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन, ये दोनों चीज़ें सप्लाई चेन में आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में और सप्लाई चेन में क्या फ़र्क है? डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक की जो चेन है, जो डाउनस्ट्रीम होती है सप्लाई चेन, उसको एनालाइज किया जाता है। और जो है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है उसमें अपस्ट्रीम जो है उसको भी मैनेज किया जाता है। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन क्या होती है जी? फर्म के सप्लाई जब भी मैंने आपको बताया, डायग्राम अभी आगे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। डाउनस्ट्रीम सप्लायर में भी आपको मैंने बता दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तो कस्टमर तक जो पहुंचती है प्रोडक्ट, वो सारा कुछ उसमें आता है। ये यहाँ पर आप इसको देखिए, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर के पास जो जाता है, ये डाउनस्ट्रीम है। और ऑन द अदर हैंड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो हैं सप्लायर्स हैं, ये आपकी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में आ जाते हैं। फिर ये यहाँ पर एक है जी इंटरनल सप्लाई चेन, जो है वो क्या चीज़ है? इंटरनल सप्लाई चेन, एक दफ़ा रॉ मटेरियल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, प्रोक्योर हो गया है, परचेज़ कर लिया गया है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग, उसकी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बाद आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो वेयर हाउसेस हैं जहाँ पर आप उनको भेजते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, अभी वो सेल आउट नहीं हुए। पहला आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो पहला आपका होलसेलर, रिटेलर, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सप्लाई चेन, जो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है, उसके किसी मेंबर तक अभी वो नहीं गया, अभी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही घूम फिर रहा है, वो आपकी इंटरनल सप्लाई चेन कहलाती है। कहाँ से होगी, स्टार्ट होगी? शुरू हुआ जब रॉ मटेरियल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हो गया, मतलब आपकी फैक्ट्री के अंदर, फर्म के अंदर एंटर हो गया।
आपने प्रोक्योर कर लिया, आपने उसके अंदर प्रोसेसिंग शुरू की। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, और उसके बाद फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो आपने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के वेयर हाउसेस में या जो स्टोर्स हैं उनके अंदर उनको डंप किया फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो पार्ट आपका इंटरनल सप्लाई चेन में आता है, जिसके अंदर 3 प्रोसेस हैं, परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग आपके अपने वेयर हाउस में। फिर हम आ जाते हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं इसके अंदर कि सप्लाई चेन जो है बेसिकली उस किस तरीके से एफिशिएंसी जो है उससे इंक्रीज़ होती है। इनएफिशिएंसी कट इनटू कंपनीज ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन वेस्ट अप टू 25% ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सप्लाई चेन में क्या होता है बेसिकली कि वेल मैनेज सप्लाई चेन जो होती है, वेल मैनेज सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो आपके ऑपरेशंस को मैक्सिमाइज़ करता है, ऑपरेशनल कैपेसिटी को मैक्सिमाइज़ करता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को विदाउट अ प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि उनकी टोटल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और कैपेसिटी टू वेयर हाउस जो है वो कितनी है। वो तीर तुक्कों की बेस के ऊपर या एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अपनी सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, अपनी सप्लाई चेन को, प्रोडक्शन को चला रहे होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल सप्लाई चेन दोनों को मैनेज कर रहे होते हैं। बट इफ़ दे आर एबल टू फाइनली फाइंड आउट कि उनकी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन, तो वो अपनी ऑपरेशंस को एफिशिएंट बना सकते हैं। इसके बाद ये आ जाती है जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी। डिफरेंट स्ट्रेटजीज है सप्लाई चेन में। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल एक्सीलेंस हासिल कर लेती हैं, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक्सीलेंस हासिल कर लेती हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि उनके जो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है उनकी इंटरनल सप्लाई चेन के साथ, और इंटरनल सप्लाई चेन उनकी जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ synchronized with internal supply chain, and internal supply chain is synchronized with the downstream supply chain। तो ये चीज़ जो है इसे जस्ट इन टाइम कहते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट, अब ये कैसे एक्सीलेंस आपको हासिल होगी, ये इतनी जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी आप कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है वो इतना एफिशिएंट है कि एक एक यूनिट जो वेयर हाउस में जा रहा है और वेयर हाउस से निकल के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा है, वो उसको काउंट करके फ़ौरन उसकी रिपोर्ट जो है वो डेटाबेस में अपडेट कर देता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 यूनिट एट वन टाइम जो है इन 1 आवर, या 1000 यूनिट्स जो हैं इन 1 डे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेयर हाउस से निकलते हैं, वो उसी वक्त अपडेट हो जाते हैं मेन डेटाबेस में। वहाँ से प्रोडक्शन हाउस को ऑर्डर जाता है कि जी 1000 यूनिट्स डाउन हो चुके हैं, बाहर चले गए, 1000 यूनिट्स और बनाए। प्रोडक्शन हाउस फ़ौरन 1000 यूनिट्स और बना के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देता है, और फिर वो डेटा भेजता है सेंट्रल डेटाबेस के अंदर कि जी हम प्रोडक्शन के पास जो रॉ मटेरियल था वो 1000 प्रोडक्ट्स के हिसाब से कम हो चुका है, फ़ौरन ऑर्डर दिया जाए फॉर मोर रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल जो है वो डेटाबेस जो है सेंट्रल डेटाबेस फ़ौरन जो है प्रोक्योरमेंट को ऑर्डर देता है कि जी फौरी तौर पे 1000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल और हासिल कर। अब आप ये देखें कि जैसे जैसे प्रोडक्ट निकल रहा है उतना उतना प्रोडक्ट और उतना उतना रॉ मटेरियल उसके हिसाब से जो है वापस आता जा रहा है। दिस इज़ जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी कि आप जो है ओवर स्टॉक भी नहीं होने देते, आप जो है अपना स्टॉक ख़त्म भी नहीं होने देते, और आप जो है फ़्लो जो है सिंक्रोनाइज्ड फ़्लो जो है उसको जारी रखते हैं। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? अगर आपके फोरकास्ट में आपको यकीन है कि बहुत एक्यूरेट फोरकास्ट नहीं है और जस्ट इन टाइम आप स्ट्रेटजी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप एक बहुत ह्यूज अनरियलिस्टिक किस्म का स्टॉक जो है वो अपने पास रख लें, बल्कि आप एक सेफ्टी स्टॉक अपने पास रखते हैं, एक बफर रखते हैं, ताकि अगर कोई सप्लाई चेन में सप्लाई डिमांड में अगर किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन आ जाती हैं तो सेफ्टी स्टॉक उसको
हैंडल कर लें। बुल व्हिप इफ़ेक्ट क्या होता है जी? बचपन मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में कि बचपन में हम लोग गेम खेलते थे पासिंग द पार्सल। पासिंग द पार्सल में क्या होता था कि एक बच्चा, हम सारे सर्कल में बैठ जाते थे और एक बच्चा जो है वो अपने साथ वाले बच्चे के कान में एक लंबा सा सेंटेंस कोई बोलता था, वो अपने दोस्त के कान में बोलता था, करते करते पूरे सर्कल में से वो सेंटेंस घूम के जब वापस फर्स्ट पर्सन के जिसने वो सेंटेंस बनाया होता है उसके पास चला जाता है तो वो सेंटेंस जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, पता चलता है कहा कुछ और था, बन बिल्कुल कुछ और गया, वो स्टोरी कोई और चीज़ बन गई। बुल व्हिप इफ़ेक्ट में जो है वो ये होता है कि जैसे जैसे कस्टमर से इंफॉर्मेशन आती जाती है और वो सप्लायर तक जो है वो पहुंचती है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है अबाउट द अमाउंट, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड के लिहाज से जो है वो इंफॉर्मेशन में डिस्टॉर्शन आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर जो है एक एरिया में कस्टमर ने एक प्रोडक्ट की डिमांड की और उसने कहा कि जी मुझे से फॉर एग्ज़ाम्पल लेदर जैकेट्स हैं, इस एरिया में 10 लेदर जैकेट्स की ज़रूरत है। जो अपस्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो था उसने 10 की बजाय उसको 12 या 13 लेदर जैकेट्स का ऑर्डर दे दिया टू द प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस ने जो है प्रोड्यूस करते वक्त 15 लेदर जैकेट्स प्रोड्यूस कर दी और उसके हिसाब से जो रॉ मटेरियल है वो ऑर्डर कर दिया कि जी हमने 15, अब ओरिजिनल कितना नंबर था 10 का, होते होते कितने प्रोडक्शन हाउस कितनी बना रहा है 15 के लिए जब उसने ऑर्डर दिया अपने सप्लायर्स को रॉ मटेरियल के लिए तो उन्होंने 2-3 जैकेट्स के ऊपर जो है वो यानी 17-18 जैकेट्स का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। अब क्या हो गया, डिस्टॉर्शन आ गई, डिमांड इतनी नहीं थी लेकिन ये कि डिस्टॉर्शन जो है वो ज़्यादा हो गई। ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कि कस्टमर ने जितना बताया उससे कम हो जाए कि जी 10 कह रहा है कस्टमर, हो सकता है इसको 9 चाहिए तो 9 जैकेट्स बनाए, 9 जैकेट्स बनाते हैं जी ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा ज़्यादा जो है वो नंबर बताता है, हम 8 जैकेट बनाएंगे। 8 जैकेट के हिसाब से सप्लायर को जो सका तो उसने जो है वो से फॉर एग्जांपल 7 जैकेट का मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया। कस्टमर की डिमांड 10 की थी, प्रोडक्शन हाउस में जो है वो 7 जैकेट्स जो है वो बन रही हैं। तो इस तरह ये जो डिस्टॉर्शन इन इंफॉर्मेशन होती है इसको हम बुल व्हिप इफ़ेक्ट कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी है इसका। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सप्लाई चेन प्लानिंग सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है सबसे पहले उसको मॉडल किया जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो सप्लाई चेन सिस्टम है, जो आपका तरीका है प्रोक्योरमेंट का और कौन कौन आपके सप्लायर्स हैं उनको आप प्रॉपर उसका एक मॉडल बनाते हैं। फिर उसके बाद एक तरफ आपकी डिमांड है और एक तरफ आपकी सप्लाई है। फिर उसके बाद अब इसमें देखें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, जो सेल्स डिपार्टमेंट आपको बताएगा जी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। जो आपका है प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट वो बताएगा जी कि हमने हमारे सप्लायर्स कौन से हैं और सप्लाई कैसे करेंगे। फिर उसके बाद उसके फाइनेंसेस किस तरीके से जनरेट होंगे, ये सारे डिपार्टमेंट्स अल्टीमेटली जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद आप यू ऑप्टिमाइज सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो एक तलवार लेके सर पे खड़ा होता है कि जी हमने जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को या तो करना है या ये नहीं होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट जो है वो हमारे रेवेन्यूज़ से ज़्यादा हो जाए, वो अपने जो है प्लान्स लेकर आ जाता है। तो ये सारे प्लान्स मिल के जो है ऑप्टिमाइज़ करते हैं सोर्सिंग को कि हमने कितना एक टाइम पे सोर्स करना है, किन किन सप्लायर से हमने सोर्स करना है। अच्छा, अब ये बहुत लंबी एक डिटेल है कि इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मेरा ख़्याल है कि कई घंटे गुजर सकते हैं हमारे, लेकिन थोड़ी बहुत हम इसके ऊपर ज़रूर करेंगे बात कि आपने सिर्फ जब तक सोर्सिंग कर रहे होते हैं ये नहीं देखना होता कि आपने एक सप्लायर चूज़ किया जी ये बेस्ट सप्लायर और हम इससे कर रहे हैं। आपके फ़र्म की ऑर्गेनाइजेशन, आपके फ़र्म की लोकेशन कहाँ पर है, आपका नियरेस्ट जो सोर्स है वो किधर है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो क्या होगी, आपके जो सप्लायर है वो कितना स्ट्रॉन्ग सप्लायर है। अब यहाँ पर वंस अगेन पहले भी मैंने ये बात की थी कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो आ जाता है। 5 फोर्सेस मॉडल उसमें आ जाता है बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा सप्लायर जो है वो उसकी अथॉरिटी होगी और वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से हमें अपने सप्लायर्स के साथ एक रिलेशनशिप अच्छा रखना होता है।
फिर ये कि आपकी अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर और सप्लायर जो है वो इतना आपको मटेरियल जो है वो टाइमली प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो विद द कंसेंट ऑफ सप्लायर्स आप एक से ज़्यादा सप्लायर भी रख सकते हैं, आप अपने बैकअप प्लान्स भी रख सकते हैं। और इसके अलावा फिर ये कि आपने कहा कि जी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो हम डेली के 1000 यूनिट्स बना सकते हैं। आप 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन उनको स्टोर कहाँ करेंगे? क्या आपके वेयर हाउस में, आपकी इन्वेंट्री में इतनी कैपेसिटी है कि वो डेली के 1000 यूनिट्स को जो है वो स्टोर कर सके? और फिर वो जो हैं यूनिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेली के कितने जा रहे हैं, बाहर सब मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट कितना डेली यूनिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ये आपका सॉफ्टवेयर करता है। आपने ये नहीं कि अपना डेली बैठ कर तो आपने अपना दिमाग लड़ाना है कि जी आज 10 यूनिट गए हैं तो आज 12 यूनिट गए हैं। आपका सॉफ्टवेयर जो है जैसे जैसे एक दफ़ा आप उसको सेट कर देते हैं कि जी हमारी इन्वेंट्री की कैपेसिटी, हमारी वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी इतनी है, हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी डेली की इतनी है, हमारी इस प्रोक्योरमेंट की कैपेसिटी जो है वो जिस भी बेसिस पे करते हैं, वीकली, मंथली, डेली, जिस तरह भी करते हैं वो इतनी है। मतलब डिपेंड करता है ना बिज़नेस के ऊपर। अगर तो कोई फास्ट फूड का बिज़नेस है तो ज़ाहिर है वो डेली प्रोक्योरमेंट करेगा, अगर वो डेली प्रोक्योरमेंट नहीं करेगा तो फिर तो वो फ्रेश फूड नहीं ज़ाहिर है प्रोवाइड कर रहा। सिमिलरली अगर कोई और किस्म का प्रोडक्ट है जो कि मंथली में भी प्रोक्योरमेंट होती हो, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर होती हैं। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री डाउन होनी शुरू हो जाती है वो फ़ौरन आपको सॉफ्टवेयर जो है रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि आपकी इन्वेंट्री जो है इतने हैज़र्डस लेवल के ऊपर आ गई है, इसको फौरी तौर पे या तो अगर ज़्यादा हो गई इन्वेंट्री तो इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत कम हो गई, सेफ्टी स्टॉक से नीचे चले गए हैं आप, तो फ़ौरन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें। प्रोडक्शन को वो ये बताएगा जनरेट करके रिपोर्ट की जी आपकी जो है वो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल जो है वो बिल्कुल कम रह गया, अब आपने इस रॉ मटेरियल को रिप्लेनिश करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। अच्छा, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो है वो क्या इश्यूज आ सकते हैं? ग्लोबल सप्लाई चेन में 2 इश्यूज़ हैं। सबसे पहले ये कि डिस्टेंसेस जो हैं वो जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और उन जियोग्राफिक डिस्टेंसेस पर इंफॉर्मेशन का पहुंचना और इंफॉर्मेशन नहीं, प्रोडक्ट का जो है वो पहुंचना और वहाँ से इंफॉर्मेशन का आना, ये 2 चीज़ें जो हैं ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, प्लस टाइम डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में जो है प्रोडक्शन कर रही है और उसकी जो प्रोडक्शन का टाइम है, ज़ाहिर है हम लोग डे टाइम के ऊपर करेंगे। अगर हम अमेरिका के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे अमेरिका का जो है वो नाइट टाइम होगा, तो ग्रेटर टाइम डिफरेंसेस जो हैं वो आ जाते हैं। ये रेलेवेंट कब होता है? ये रेलेवेंट तब होता है जब कम्युनिकेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कॉल सेंटर्स हैं। अब हमारे जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, आपने शायद नोट किया होगा कि यूजुअली रात के वक्त जो है वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के लिए जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो वो जो ड्यूटी होती है वो रात की होती है। अच्छा, इसके अलावा ये कि हमने पहले क्लास में भी ये बात की थी कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर जो रीजन होता है, जियोग्राफिकल रीजन होता है, वहाँ पर अपने कस्टम्स, अपने वैल्यूज़ होते हैं। मैकडॉनल्ड्स की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि मैकडॉनल्ड्स अगर सप्लाई कर रहा है इंडिया में, तो वहाँ पे वो बीफ बर्गर जो है, जो उनका सबसे ज़्यादा शायद पॉपुलर है, वो नहीं मार्केट कर सकता। उनको ह्यूज इश्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि उस रीजन में डिमांड नहीं है और बल्कि प्रोहिबिटेड आइटम है। तो वहाँ पे वेजिटेरियन उन्होंने बर्गर जो इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली पता नहीं वो क्या चीज़ होगी, वेजिटेरियन बर्गर, बन के अंदर आलू रखा हुआ। सो एनीवे, पाकिस्तान है जैसे, या अदर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है पोर्क नहीं हो सकता। इसके अलावा ये कि हलाल फूड होना बहुत सख्त ज़रूरी है। फिर अगर विद इन मुस्लिम कंट्रीज़ भी अगर आप देखें, अगर दुबई, अबू धाबी जाने का आपको इत्तेफाक हुआ है, तो जो वहाँ पर स्पाइस लेवल है वो बहुत कम है, और हमारा जो यहाँ पर स्पाइस लेवल है वो काफ़ी ठीक ठाक किस्म का है।
तो ये जियोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से, जियोग्राफिकल या कल्चर डिफरेंसेस की वजह से भी आपको अपने प्रोडक्ट में सर्टन चेंजेस जो हैं वो लेके आने पड़ते हैं। और इसी में आप समझ सकते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी। लीगल रिक्वायरमेंट्स में सबसे बड़ी ये जो मैंने आपको फूड आइटम की जो है वो दी है, सबसे पहले तो ये कि आपका फूड एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई आइटम, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। पाकिस्तान अगर लेदर प्रोडक्ट्स जो है वो या फुटबॉल जो है जिस वक्त एक्सपोर्ट करता है, तो क्या इशू आता है कि चाइल्ड लेबर का जो है वो लेबल लग जाता है। इसी तरह कारपेट्स की बात मैंने की थी कि कारपेट्स में जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश जो है वो मिला था, वो इस वजह से क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो कारपेट्स बनाते थे, और जैसे जैसे एज ज़्यादा हो जाती है कारपेट उतना ज़्यादा जो है वो नफीस नहीं बनाया जाता। तो ये एक मेन उसके अंदर। फिर पाकिस्तान से जितना भी फ्रूट एक ज़माने में जाता होता था बाहर, उसके ऊपर जब सैंक्शंस लगी तो वो किस चीज़ के ऊपर जी, हाइजीन इश्यूज़ के ऊपर। फिर इसके अलावा डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम कॉस्ट के ऊपर किसी दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट डंप करना शुरू कर देते हैं, जैसे चाइना जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में अपना प्रोडक्ट जो है वो चीप रेट्स के ऊपर डंप, मतलब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम कॉस्ट के ऊपर, प्रोडक्शन कॉस्ट से कम प्राइस के ऊपर जो है जब आप किसी कंट्री में सेल करते हैं तो उसको कहते हैं डंपिंग करना। और उसके अगेंस्ट जो है लीगल जो एक्शन होता है वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो हैं वो लगती हैं, और होती इस वजह से हैं ताकि वो प्राइस को मैनेज किया जा सके। ये नहीं कि आपकी प्रोडक्शन 100 रुपीज़ की है लेकिन आप सेल जो है वो 80 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो ये हो गई लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा इंटरनेट जो है वो किस तरीके से जो है हेल्प कर सकता है मैनेज ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। वेयर हाउस मैनेजमेंट आपके जब आपका एंटरप्राइज सिस्टम आपके अपने एंटरप्राइज के अंदर जो है वो काम कर रहा है, तो मे बी इंट्रानेट जो है वो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप सप्लाई चेन के साथ उसको कनेक्ट करते हैं तो मे बी एक्स्ट्रा नेट जो है वो काफ़ी होता है। लेकिन जब आप ग्लोबल डिस्टेंसेस की बात करते हैं, जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस की बात करते हैं, तो आपका डेटा कैसे अपडेट होगा आपके सेंट्रल डेटाबेस के अंदर। वो उस सूरत में होगा कि अगर इंटरनेट जो है वो अवेलेबल है दोनों एंड्स पर, आपके एंड पर भी और जिस कंट्री में आपका जो है वो सॉफ्टवेयर जो आपने सोर्स किया हुआ है, वहाँ पर थ्रू इंटरनेट आपके जो है फॉरेन वेयर हाउसिंग की एक्सेस जो है वो हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट जो है वो आप किस तरीके से करेंगे। वंस अगेन अगर तो आपका प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल है तो आपको उसकी जैसे जैसे प्रोडक्शन होती है फ़ौरी तौर पे आपको उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है। जैसे पाकिस्तान में वंस अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसका मैकडॉनल्ड्स का, जहाँ पे जो बर्गर पैटीज़ होती हैं वो हमेशा जो हलाल पैटीज़ हैं उसकी एक सोर्स है मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका में। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी आई कैन कंफर्म इट। तो वहाँ से जो है आती है। अब उसको वो रख नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि जी वो फॉर डेज़ एंड डेज़ एक जगह पर पड़ा रहे। उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स, लॉज क्या होती है, स्टे करना, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग। इसके अंदर जो है जब आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग की बात करते हैं तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग में क्या होता है कि आप स्टे किस तरह करेंगे, आप ठहरेंगे कैसे, आप का जो किसी भी एरिया में जो स्टे होता है उसको लॉजिंग कहते हैं। तो लॉजिस्टिक्स में जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर आपको वेयर हाउसिंग, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आउटसोर्सिंग में बड़ी डिटेल में क्लास में बात हुई थी, बट फॉर दोस्त जो कि क्लास में नहीं मौजूद थे, कि आप की कंट्री में अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल्स बहुत महंगे हैं, तो आप क्या करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह की, श्रीलंका, इस तरह की कंट्रीज़ में आप अपने प्रोडक्शन हाउसेस बना देते हैं और वहाँ से उनकी चीप लेबर को आउटसोर्स करते हैं, उनके चीपर रॉ मटेरियल को आउटसोर्स करते हैं और उस अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर लेते हैं। अब
अपने कंट्री में अगर आप वो करते हैं, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे रेज़ होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होती है वो सारी मिलकर जो है वो ज़्यादा नहीं हो जाती है, बजाय इसके आप अपनी ही कंट्री में बनाएं, वो कम होगी, या जो आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो कम होगी। तो डेफिनेटली हर मुल्क में स्टैंडर्ड्स हैं, जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं कि मिनिमम वेज सिस्टम होता है और मिनिमम आवर सिस्टम होता है कि एक बंदे को अगर आपने अपने पास जॉब पे रखा है और मिनिमम वेज $10 पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए है, और 8 आवर्स अगर वो दिन में काम कर रहा है या वो 8 आवर्स ही करेगा, तो ये आपके बन जाते हैं दिन के $80, 8 आवर्स और 10, हाँ $80। और वीक में अगर वो 5 डेज़ अ वीक से ज़्यादा वो काम नहीं करेगा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये उनका अपना स्टैंडर्ड है, तो करते करते उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान, इंडिया जैसे जो मुल्क हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा आवर्स काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और राउंड द वीक काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है $10 पर आवर तो वो कभी भी नहीं लेंगे ना, मेरा ख्याल है वो पूरे दिन का शायद $10 ले लें या $20 मैक्सिमम ले लेंगे, तो ये उनको बहुत जो है वो ओवरऑल जो है जब वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में आते हैं तो बहुत ज़्यादा चीपर उनको रेट पड़ता है। फिर आ जाते हैं जी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। 2 तरह के इसमें मॉडल होते हैं। पुश बेस्ड जो होता है, इसके अंदर आप पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर यू पुश द प्रोडक्ट टूवर्ड्स द कस्टमर और उसको आप सेल करते हैं। ये सेलिंग जो फ़िलॉसफी है मार्केटिंग की, उसके ऊपर काम करता है। और ये अर्लियर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम था, ये उसमें से है, ओल्डर सिस्टम है। जो लेटेस्ट जो और मोर एडवांस सिस्टम है वो डिमांड ड्रिवन है। जितने कस्टमर की डिमांड होगी उसी की बेस के ऊपर प्रोडक्शन होगी, उसी की बेस के ऊपर जो है वो सप्लाई, रॉ मटेरियल्स जो है वो सारे एक्वायर किए जाएंगे। ये पुल बेस्ड कहलाता है। फिर आ जाते हैं इसके अंदर सीक्वेंशियल और कॉन्करेंट सप्लाई चेन। सीक्वेंशियल में जो है वो लीनियर सप्लाई चेन होती है। अलॉन्ग द सप्लाई चेन कस्टमर, अगर कस्टमर ड्रिवन भी है तो कस्टमर डिमांड करेगा, डिमांड जो है वो रिटेलर के पास जाएगी, रिटेलर जो है वो बताए डिस्ट्रीब्यूटर को बताएगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो प्रोडक्शन को बताएगा, प्रोडक्शन जो है वो सप्लायर से रॉ मटेरियल लेगी। जो कॉन्करेंट सप्लाई चेन होता है उसमें मैनी डायरेक्शंस में, ये आप देखिए, ये पुश और पुल का डायग्राम है, इसको आप देख लीजिएगा। और ये कॉन्करेंट है जिसके अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सप्लाई चेन जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है बहुत फास्ट होता है। लीनियर में या सीक्वेंशियल जो सप्लाई चेन है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्लोली ट्रैवल करती है। बिज़नेस वैल्यू ऑफ सप्लाई चेन जो है वो क्या, डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको आप मैच कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। आपने अपनी इन्वेंट्री को कम से कम रखना है। अगर इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा होगी, अगर इन्वेंट्री जो है वो आप स्टॉकअप कर लेंगे तो आपके लिए फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जो है लेटर ऑन मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल है तो वो पेरिश हो जाएगी, अगर एक्सपायर होने वाली है एक्सपायर हो जाएगी। अगर मॉडल चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है और मॉडल चेंज हो जाता है तो आपका बहुत ज़्यादा जो है इन्वेंट्री जो है वो ज़ाया हो सकती है। इम्प्रूव डिलीवरी सर्विस किस तरीके से, जैसे जस्ट इन टाइम, यू मूव टूवर्ड्स जस्ट इन टाइम, आप जस्ट इन टाइम की तरफ मूव करते हैं और अपनी सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी डिलीवरी जो है, डिलीवरी सर्विस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा जी, स्पीड प्रोडक्ट टाइम टू मार्केट, प्रोडक्ट जो है कितनी जल्दी मार्केट में पहुंच जाएगा आप उसको कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल आउट हो रहा है, आप उतना ही रिप्लेनिश कर देंगे। और वो कैसे होगा कि मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली आपके सेंट्रल डेटाबेस के अंदर साथ साथ अपडेट होती रहेगी। रिड्यूस सप्लाई चेन कॉस्ट लीड टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, सप्लाई चेन की कॉस्ट जैसे जैसे कम होती जाएगी, तक कम किस सूरत में होगी, अगर वो एफिशिएंट है, जस्ट इन टाइम है, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री आप लोग जो है वो इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉकअप्स नहीं कर रहे। इन्वेंट्री स्टॉकअप में क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है और आपको इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए लार्जर कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप
आपकी से लार्जर वेयर हाउसेस की मतलब आपको जो है वो ज़रूरत होगी, और लार्जर वेयर हाउसेस का मतलब है कि आपने ज़्यादा रेंट जो है वो पे करना है, या ज़्यादा आपकी जो मैनेजमेंट है स्टॉक अप करने की, वो उसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी। अगर आप अपनी इन्वेंट्री को फ़्लो में रखते हैं और अपने सप्लाई चेन को एफिशिएंट बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और सेल्स को इंक्रीज़ आप कर सकते हैं। सेल्स को किस तरह से आप इंक्रीज़ करेंगे कि आप लोगों का जो वेटिंग टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बजाय इसके कि लोग जो हैं वो वेट करें। आपका एफिशिएंट सिस्टम होगा, जैसे जैसे यूनिट्स कम हो रहे हैं वैसे वैसे आप अपने यूनिट्स जो हैं वो रिप्लेनिश करते जा रहे हैं रिटेल स्टोर में, और वो कस्टमर को हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मार्केटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो कस्टमर कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता जिसके लिए उसको वेट करना पड़े। आ जाते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे हम अपने सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, वैसे ही हम अपने कस्टमर्स को भी रिटेन करना चाहते हैं। कस्टमर मार्केटिंग का पूरा जो टॉपिक है उसमें क्या होता है, जो पूरा सब्जेक्ट है, जो पूरा एरिया ऑफ स्टडीज़ है, उसमें क्या होता है कि आप यू गेट टू नो योर कस्टमर बेटर। कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड्स को सबसे पहले आप जानने की कोशिश करते हैं, और उसकी बेस पर अपने प्रोडक्ट और अपने बिज़नेस को बेस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कस्टमर की हर किस्म की डिमांड, हर किस्म की नीड, कस्टमर की कंप्लेंट्स, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, कस्टमर को रिटेन करने का जो एक मैनेजमेंट है वो की जाती है। आप कस्टमर से डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं? यूजुअली सर्वेज होते हैं। जब आप किसी इलाके में, मार्केटिंग का काम ये है कि मार्केटिंग वाले जब किसी अपना कोई मतलब कस्टमर की कोई डिमांड आती है तो उसकी बेस के ऊपर सर्वे करते हैं कि किसी भी एरिया में डिमांड कितनी है। उस डिमांड को का डेटा जो है वो वंस अगेन सेंट्रल डेटाबेस के अंदर जाएगा, उसकी बेस पे रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। अगर वो डिमांड लेवल जो है वो प्रॉफिटेबल है, फिर उसकी बेस पर जो है उस एरिया के अंदर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी। नीचे जो आपको यहाँ पर बताए हुए कंसोलिडेट एंड एनालाइज कस्टमर डेटा, अभी जो आपको बात बताई कि साथ साथ जो है वो डेटा जो है वो इकट्ठा होता जाता है, और कंसोलिडेट मतलब ये कि रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, फिर जो रिपोर्ट्स को एनालाइज करके उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाती है। डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर इन्फॉर्मेशन टू वेरियस सिस्टम्स एंड कस्टमर टच पॉइंट्स अक्रॉस एंटरप्राइज। कस्टमर टच पॉइंट्स क्या होते हैं? वो जगह जहाँ पर कस्टमर अपनी कंप्लेंट या अपनी रिक्वेस्ट जो है उनको एंटर कर सकता है। अब ये इसको फर्दर मेरा ख्याल है आगे कहीं पर आएगा। ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट जो है वो कस्टमर के लिए ओपन नहीं होता है, बल्कि कस्टमर जो है वो दे आर सर्टन एरियाज़ जहाँ पे कस्टमर अपनी, जैसे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट एक पूरा बना दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। अगर सर्विस रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है तो वो उनका कस्टमर के साथ जो है वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। प्रोडक्शन में अगर है इस किस्म की प्रोडक्शन है जो कि डायरेक्ट कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है, तो वंस अगेन कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या क्या करता है। टच पॉइंट्स की हमने बात की थी, किन किन एरियाज़ में, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट को किसी किस्म के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप की ज़रूरत है? नहीं, कस्टमर के साथ तो नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स जनरेट करेगा सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सर्विसेज डिपार्टमेंट, उसकी बेस के ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट डेफिनेटली कोई मतलब एक्शन ले सकता है या उसके ऊपर कोई एनालिसिस कर सकता है। सिमिलरली एचआर डिपार्टमेंट जो है उसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसका रिलेशनशिप किसके साथ है? उसका रिलेशनशिप हायरिंग एंड फायरिंग के साथ है। जो मेन एरियाज़ जहाँ पर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना और उसको कस्टमर का डेटा इकट्ठा करना और उसको एनालाइज है, वो बेसिकली आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स किन किन तरीक़ों से हो सकती है? वेब सेल हो सकती है, रिटेल स्टोर पे हो सकती है, फील्ड सेल्स हो सकती है जो आपके वेंडर्स होते हैं, और फिर इसके अलावा ये कि टेलीफोन सेल्स जो हैं वो हो सकती हैं ओवर द फ़ोन कॉल। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो कि कैंपेन डेटा, कंटेंट और डेटा एनालिसिस जो है वो करके देता है। सेल्स का काम है बेसिकली प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करना, लेकिन जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है
उसका काम ये है कि वो डेटा को एनालाइज करता है और कंटेंट जो है उसको एनालाइज करके जनरेट करता है रिपोर्ट्स। सिमिलरली जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें कॉल सेंटर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी आपके वेब बेस्ड सर्विसेज मौजूद हैं आपके पास, वो सारी जो हैं वो टच पॉइंट बन जाता है, कस्टमर टच पॉइंट्स। यहाँ से इन 3 डिपार्टमेंट से जितना डेटा जनरेट होगा वो डायरेक्ट सेंट्रल डेटाबेस के अंदर जाएगा और वहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। उसकी बेस पर अगर किसी एरिया में सेल्स पर्सन की ज़रूरत है तो फिर जो है वो HR डिपार्टमेंट जो है वो हायरिंग की तरफ जाएगा। HR डिपार्टमेंट का डायरेक्ट कस्टमर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट जनरेट करेगा उसकी बेस पे HR डिपार्टमेंट ये चीज़ फाइनलाइज करेगा कि क्या इस एरिया में और सेल्स पर्सन की ज़रूरत है या नहीं, क्या इस एरिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल्स पर्सन है, यहाँ से कम करके किसी और एरिया में उनको डिप्यूट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो क्या है, पैकेजेस रेंज फ्रॉम नीश टूल्स टू लार्ज स्केल टूल। नीश टूल्स क्या होते हैं, जो कि किसी स्मॉल स्पेशलाइज्ड बिजनेस के लिए जो है डेवलप किए जाते हैं, और लार्ज स्केल टूल्स क्या होते हैं, जो कि एक जनरल टूल आप समझ लें, जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक जनरल पैकेज जो है वो CRM का बनता है, वो आपके लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहलाती है। नीश टूल्स वंस अगेन जैसे नीश मार्केटिंग होती है किसी एक स्पेशलाइज स्मॉल सेगमेंट के लिए, उनके टूल्स भी सेगमेंट हो सकते हैं, टूल्स भी उनके जो हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, जिसमें क्लोज रिलेशनशिप विद द कस्टमर हो सकता है। मोर कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर हैव मॉड्यूल्स फॉर पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजर। पार्टनर्स बेसिकली आपके होते हैं जो कि आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। आपने उनके साथ देखें कस्टमर, मैंने पहले भी ये बात की थी कि कस्टमर सिर्फ आपका एंड यूज़र जो है वो नहीं है, आपके सप्लायर के लिए आप एक कस्टमर है। आप जिन लोगों को से फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल या आप स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपके कस्टमर्स हैं, और वो आपके कस्टमर होने के साथ साथ आपके पार्टनर्स भी हैं बिज़नेस में। तो ये पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है यहाँ पर आ जाती है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो पार्ट ऑफ CRM है जिसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को और उनकी ट्रेनिंग को जो है बेसिकली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपने अपने आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप, उनका अगर डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो कस्टमर के साथ है, अगर उन्होंने कस्टमर के साथ जो है वो डील किस तरीके से करना है या कस्टमर को हैंडल किस तरीके से करना है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और उसकी बेस पे उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको एवेल्यूएट जो है वो करता है ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर इसके बाद आ जाते हैं जी हम CRM पैकेजेस टिपिकली इंक्लूड टूल्स फॉर सेल्सफोर्स ऑटोमेशन। इस ये जो अभी हमने पीछे बात की है कि सेल्स का जो डेटा होता है, सॉरी देयर वाज अ लिटिल डिस्टर्बेंस। अच्छा, जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है बेसिकली उसमें क्या है कि आपकी सेल्स से रिलेटेड जितने भी सेल्स से रेलेवेंट जितना भी मतलब है प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सेल्स प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, सेल्स कोट हैं, जनरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सारी ये एक सॉफ्टवेयर है, CRM का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जिसके अंदर ये सारे एनालिसिस वो कर रहा होता है कि किस एरिया में सेल्स के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। और सेल्स के प्रॉस्पेक्ट क्या हवा में तो सेल नहीं करनी ना, किसी इंसान को करनी है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को करनी है, तो वो जो कस्टमर है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने सेल करनी है, उनकी प्रॉपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी ये सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जो SFA है इसको सेव करेगा। फिर सेल्स कोट्स, अब देखें ऑर्गेनाइजेशन की क्या कोशिश होती है कि उसको जो मटेरियल्स हैं या उसको जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे मिले। तो किस तरीके से काम होता है यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो कोटेशंस जो हैं वो लेती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सप्लायर्स हैं बेसिकली उनसे कोटेशंस लेती हैं। कोटेशंस लेके जो बेस्ट सूटेबल उनको लगता है
को कोट लगती है वो उसकी तरफ जो है वो जाते हैं। तो ये सारा काम जो है कोटेशंस जनरेट करना और उनको जो है सिंक्रोनाइज करना, ये सारा काम जो है ये एसएफए के साथ आ जाता है। और फिर जनरेशन कैपेबिलिटीज़, किस चीज़ की जनरेशन, प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़। कि आपने सेल्स कोट तो दे दी, आपने कहा जी, एक कस्टमर ने कहा कि जी मुझे चाहिए हैं 1000 जैकेट्स जो हैं बाय द एंड ऑफ जून मुझे चाहिए। आपने कहा जी चीता बन के कह दिया कि जी हाँ हम बना के आपको देंगे, पता चले आपके पास तो जनरेशन कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ें आपको कौन बताएगा? ये तीर तुकों पर नहीं चलती हैं। जब आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब आपने अपने तमाम तर सिस्टम को ऑटोमेट करना होता है, जब आपने एंटरप्राइज सिस्टम लगाने होते हैं, जब आपने अपने सीआरएम और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने होते हैं, तो फिर आप तीर तुकों पे काम नहीं करते हैं। फिर आपको हर चीज़ के लिए जो है रिपोर्ट चाहिए होती है, और वो रिपोर्ट आपको जो है वो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन यहाँ पर देगी कि क्या आपकी जनरेशन कैपेसिटी है, क्या आप इतना ऑर्डर जो है, जो कोटेशन आपने दे दी है, क्या आप उसके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट कस्टमर सर्विस, हर कोई इसके मुतल्लिक जानता है। कस्टमर किस कंप्लेंट्स को, कस्टमर की रिक्वेस्ट को हैंडल करना और उनको इस तरीके से डील करना कस्टमर को कि वो आप रिटेन कर सको। लॉस्ट कस्टमर आपका लॉस्ट कैपिटल है, लॉस्ट कस्टमर जो है वो आपकी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, तो यू नेवर वांट टू लूज़ अ कस्टमर। फिर उसके बाद मार्केटिंग के टूल्स उसके अंदर जो है आ जाते हैं। क्रॉस सेलिंग का यहाँ पे आप देखेंगे एक वर्ड, क्रॉस सेलिंग बेसिकली होती है जिस वक्त आप जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करते हैं। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय का बिज़नेस है, तो चाय का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या है? दूध होगा, खुश्क दूध है, या दूसरा जो ये लिक्विड मिल्क होता है, या टी वाइटनर्स हैं। तो ये आप अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। जिस वक्त आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को भी सेल करना शुरू कर देते हैं फॉर द सहूलत ऑफ कस्टमर की सहूलत के लिए अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को भी साथ सेल कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्रॉस सेलिंग में आ जाती है। डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें डायरेक्ट आप अपने कस्टमर के साथ जो है वो 1-to-1 जो है वो सेल एंड परचेज़ करते हैं। मार्केटिंग, मेलिंग और ईमेल्स जो है, थ्रू ईमेल्स आजकल तो ये जो इंटरनेट का बूम है, इसकी वजह से ख़ास तौर पे आप लोग कहोगे कि मैं हमेशा कोविड का जो है एग्जांपल देती हूँ, कोरोना वायरस का देती हूँ, लेकिन आप ये देखो इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। बजाय इसके हम लोग इसको ये समझें कि जी कोई बड़ी मुसीबत हम पर आकर तो टूटी है, आप इसकी पॉजिटिव साइड को इस तरह देखो कि देखो हमें अपनी कैपेसिटी का और न्यू वेज़ ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड सेल एंड परचेज़, इसका भी हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है अंदाज़ा हो रहा है। इवन ग्रोसरीज़ हैं, इवन आपकी मेडिसिन्स हैं, आपकी हर चीज़ है जो है वो आपको थ्रू इंटरनेट जो है, थ्रू ईमेल सर्विस, थ्रू एप्स जो हैं उनके ज़रिए आपको आपके घर तक जो है वो मिल रही हैं। तो और इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे कि आपकी जो CRM के सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली वो इन जितनी आपकी जिस एरिया में जितनी सेल हो रही है और उस एरिया में कौन कौन कस्टमर ज़्यादा फ्रीक्वेंट कस्टमर, देखिए मैंने एक दफ़ा एक परचेज़ की और उसके बाद मैंने दोबारा कभी नहीं की, तो मैं पोटेंशियल कस्टमर हो सकती हूँ, लेकिन मेरा लॉयल कस्टमर जो है मैं कब बनूँगी? अगर मैं कंटिन्यूसली जो है वो परचेज़ करती हैं। और इवन जब ये कोविड ख़त्म भी हो जाता है उसके बाद भी अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं ऑनलाइन कस्टमर बनी रहूँ उनकी, तो दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन मी और मुझे वो प्रमोशंस देना शुरू कर देंगे। कैपेबिलिटीज़ पे आ जाते हैं जी। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की जो CRM सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है? कस्टमर का जितना भी डेटा होता है, हमने पीछे बात की थी कि वो सेल्स से, मार्केटिंग से और सर्विसेज से जो है वो आता है। उसकी बेस पे सारे आपके जो बैक एंड पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे उसके ऊपर जो है रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। उसी की बेस पे मार्केटिंग प्लानिंग होती है, उसी की बेस पर जो है आपकी सेल्स की प्लानिंग होती है, उसी की बेस पे जो है आपके फंड्स एलोकेट होते हैं, उसी की बेस पे आप जो है अपने पोटेंशियल कस्टमर को किस तरीके से कांटेक्ट करना है, प्रमोशंस कैसे आपने करनी है, प्राइसिंग कहाँ पे कम करनी है, प्राइसिंग कहाँ पे ज़्यादा करनी है, ये सारी चीज़ें जो है इस सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी में आती हैं। ये एक अच्छा सा डायग्राम है
और बेसिकली इसके अंदर जो है डायग्राम को आपको करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो पीछे मैंने सारी बातें की हैं उसके मतलब है कि जो कस्टमर का डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कस्टमर डेटाबेस में जो है वो सेव हो जाती है। फिर क्या वो कस्टमर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर तो अवेलेबल है तो उसके ऊपर कस्टमर को स्कोर किया जाता है कि जी कस्टमर कितना पोटेंशियल कस्टमर है। फिर क्या वो हाई वैल्यू कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, अगर वो लॉयल कस्टमर है तो उसको स्पेशल ऑफर्स जो हैं प्रोवाइड की जाए। जब पीछे जो सारी मैंने बात की है ये सारा उसके अंदर वही स्टोरी यहाँ पर भी बता रहे हैं। अगर कस्टमर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है तो आप देखें कि वो नीचे जो नो लिखा हुआ है और रूट टू बेस्ट एजेंट, तो वो आप एक एजेंट एलोकेट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको लेकर आओ। सिमिलरली अगर हाई वैल्यू कस्टमर नहीं है, लॉयल कस्टमर नहीं है, तो वंस अगेन आप उसको एक जो है वो एजेंट एलोकेट करते हैं और उसे कहते हैं कि आप इस सर्विस को फर्दर रिजॉल्व करें और कस्टमर बिल्ड करने पर या अपना सेगमेंट जो है उसको बिल्ड करने पर, अपनी टारगेट मार्केट इस्टेब्लिश करने पर आप उसको जो है लगा देते हैं कि चलो भाई काम शुरू करो। नेक्स्ट अब जी क्या आ जाता है, ऑपरेशनल सीआरएम, कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन सच एज सेल्स। अच्छा, जो ऑपरेशनल सीआरएम है वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि बेसिकली डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद कस्टमर होगा। देखें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बैकएंड पे हो रहा होता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने सिस्टम जो है वो किस्सा करना है। ऑपरेशनल में क्या है कि डायरेक्ट कस्टमर किस्सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस सपोर्ट किस तरीके से उसको दी जा रही है, मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे, जैसे जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उसको आप अपने दिमाग में रखो कि वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरफेस है विद देयर कस्टमर। कस्टमर किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू सर्टन फीचर्स इन दैट ऐप। उसके अंदर कंप्लेंट का, सजेशंस का, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर्स का, विश लिस्ट का, कार्ट का, ये सारी उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं। जो जो प्रोडक्ट आप अपने कार्ट में डालते जाते हैं इवन उसकी बेस के ऊपर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है चीज़ें आपको प्रमोशंस में दी जाती हैं। तो ये ऑपरेशनल सीआरएम है जो कि आपके कस्टमर के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट होता है। एनालिटिकल सीआरएम जो है वो क्या पार्ट है, वो वाला पार्ट है जो कि आपके कार्ट को देखकर, आपकी विश लिस्ट को देखकर डेटा को एनालाइज करता है और कहता है कि ये कस्टमर ABC जिसका नाम है वो से फॉर एग्जांपल ग्रोसरी आइटम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या वो हेयर प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या लड़कों के हिसाब से अगर जी उसको टाइज़ बहुत पसंद है, वो अपने कार्ट में यूजुअली टाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, ये जो नेक टाइज़ होती हैं टाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो वो आपको उसकी बेस पे डेटा एनालाइज करके तो टाइज़ की प्रमोशन देगा या आपको बताएगा कि मतलब ये कि वो कस्टमर के साथ किस तरीके से जो है डेटा एनालाइज करके तो उसको फर्दर कम्युनिकेट करना है। एनालाइज कस्टमर डेटा ओलैप हमने किया था, डेटा माइनिंग की होती है कि अब डेटा माइनिंग यहाँ पर क्या आ जाती है कि जी कस्टमर ने तो बहुत सारा जो है वो चीज़ों को सर्च किया था, ठीक है, वो रॉ डेटा है कि उसने जो है ग्रोसरी आइटम्स को भी किया था, उसने शर्ट्स को भी किया था, उसने ट्राउजर्स को भी किया, बूट्स को भी किया, टाइज़ को भी किया, उसने मे बी बुक्स भी देखी, उसने बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स, हर चीज़ देखी। लेकिन डेटा माइनिंग का पार्ट यहाँ पे क्या आ जाता है कि कस्टमर ABC ने पिछले 1 महीने में कितनी दफ़ा कौन सा प्रोडक्ट देखा। अगर उसने नेक टाइज़ सबसे ज़्यादा देखी, अगर उसने से फॉर एग्जांपल 100 डिफरेंट नेक टाइज़ जो हैं वो देखी, तो इसका मतलब है कि कस्टमर ABC का इंटरेस्ट नेक टाइज़ में है, उसको नेक टाइज़ पर प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। का लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू क्या होती है कि आप अपने कस्टमर को रिटेन करते हैं इस बेस पर कि अगर मैं इस कस्टमर को रिटेन करता हूं और इससे जो मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा उसका रेशो with the amount of effort and the amount of resources you allocate in retaining that customer। कस्टमर को रिटेन करने के लिए, दोबारा बताने लगी हूँ, कस्टमर को लाइफ लॉन्ग रिटेन करने के लिए जो आपका कैपिटल खर्च हो रहा है, जो आपकी कॉस्ट है, क्या वो कॉस्ट कस्टमर से जो लाइफ टाइम में रेवेन्यू जनरेट होने का इम्कान है उससे कम है। अगर कम है तो वो कस्टमर वैल्यूबल है, अगर वो कम नहीं है, अगर कस्टमर सिर्फ जो है वो बातें करके तो भाग जाता है और सिर्फ चीज़ें देख दाख के भाग जाता है, देन यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट कस्टमर। फिर आप उस कस्टमर को किसी और तरीके से अप्रोच करते हैं, उसको किसी न किसी तरह लॉयल कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं, उसको किसी न किसी तरह परचेजिंग के ऊपर लेकर आने की कोशिश करते हैं। ये जी CRM का एक डायग्राम है जिसके अंदर यही आपको बताया गया है
कि चैनल्स क्या हो सकते हैं। कॉल सेंटर के ज़रिए कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आती है, वेबसाइट से, वायरलेस के ज़रिए, फील्ड सेल से, डायरेक्ट, ये सारी जो चैनल्स हैं इसके नीचे कौन कौन से ज़रियों से कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आती है ये बताया हुआ है। कस्टमर डेटाबेस में जाती है और उसके बाद पे ओलैप, डेटा माइनिंग और अदर डेटा एनालिसिस टूल के ज़रिए जो है वो प्रॉफिटेबल कस्टमर को अलग कर दिया जाता है, मार्केटिंग सेगमेंट्स को अलग कर दिया जाता है। मेन मकसद क्या है कि जो काम हमने रिपोर्ट जनरेशन का, मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई करने का, कस्टमर आइडेंटिफाई करने का हमने ह्यूमन रिसोर्स के साथ और मैनुअली करना था, उस सब को हमने जो है वो ऑटोमेट करके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ट्रांसलेट कर दिया। बिजनेस वैल्यू ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, लॉयल कस्टमर्स होंगे आपके। इसके अलावा इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं आप, डेटा एनालिसिस की बेस पे मार्केटिंग रिपोर्ट्स जो जनरेट होती हैं उसकी बेस पर बेहतर आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया में ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत है, कौन से एरिया में जो है आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, कहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर आपका जो है वो है और कहाँ किस एरिया में आपका पोटेंशियल कस्टमर जो है वो नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली आपको बिज़नेस वैल्यू ऑफ CRM में पता चल जाएंगी। इनको आप जो है जब पढ़ेंगे एक दफ़ा तो आपको समझ आ जाएगी। चर्न रेट क्या होता है? नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हु स्टॉप यूजिंग और परचेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अ कंपनी। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में HR की अगर हम बात करें तो एक वर्ड यूज़ होता है, भला सा वर्ड है, क्या कहते हैं उसको? एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? जो एम्प्लॉय छोड़कर जॉब चले जाते हैं, और उसका रेट होता है कि कितने एम्प्लॉय जो हैं वो जॉब छोड़कर जा रहे हैं और कितने जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन रिटेन कर रही। इसी तरह कस्टमर जब प्रोडक्ट को छोड़कर चला जाता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के से अपना जो है बिज़नेस ख़त्म कर देता है तो उसको हम चर्न रेट बोलते हैं। आगे आ जाते हैं एंटरप्राइज अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं आपने इस चीज़ को देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम है वो एंटरप्राइज सिस्टम है, जो ERP सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन का जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों टूल्स एफिशिएंटली यूज़ कर लेती है तो वो अपना कस्टमर भी रिटेन कर सकती है, वो जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी को भी अटेन कर सकती है, वो बुलविप को भी जो है रिड्यूस कर सकती है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस जो है उसको भी अचीव कर सकती है, कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकती है, ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम कर सकती है। ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सीलेंस की तरफ जो है वो जा रही है, जो इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से मेंटेन कर लेती है। ये छोटे छोटे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस हैं जिसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज डेफिनेटली। जब आप एक एंटरप्राइज सिस्टम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे या आप एक सिस्टम ओवरऑल एक सिस्टम लगाते हैं, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन, क्या उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे? नो, ऐसा नहीं होता है। फिर ये होता है कि जो जिनसे आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है वो आपको अपडेट्स देते हैं। अगर बिज़नेस प्रोसेस आपका चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली आपको पूरे के पूरे अपने सॉफ्टवेयर के मॉडल में जो आपने सप्लाई चेन मॉडल और CRM मॉडल बनाया था, आपको उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग होती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को जो है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उसके हिसाब से चेंजेस लाने पड़ते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस, जैसे जो टॉप मैनेजमेंट है वो चेंज हो गई तो उसने पकड़ के जो है नीचे चेंजेस कर दिए, तो आपके सारे बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो गए। जब बिजनेस प्रोसेस डिस्टर्ब हुए तो ज़ाहिर है आपका सॉफ्टवेयर, तो जो आपने एंटर किया था, सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ह्यूमन ब्रेन लाइक इंटेलिजेंट के वो हालात के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करे, आपको उसके अंदर एडजस्टमेंट लानी पड़ती है। फिर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर जो स्विचिंग कॉस्ट है, स्विचिंग कॉस्ट क्या होगी कि आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल SAP का सॉफ्टवेयर जो है वो लगाया हुआ था, अब आपके ऊपर जो है लाइबिलिटी है कि आपने जब भी अपडेट लेनी है, जब भी आपको कोई पार्ट उसका चाहिए, जब भी आपको उसका कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई प्रोग्राम चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, वो SAP की ही उसके साथ कंपैटिबल होगी। ये नहीं हो सकता कि एक आप जो है वो यूनिक्स का लगा लें, एक आपने जो है वो ओरेकल का लगा लिया, तो एक आपने जो है वो SAP का लगा दिया, तो सारे मिलजुल के कोई नई चीज़ बन जाएगी। नहीं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। इफ़ यू विश टू स्विच टू सम अदर सॉफ्टवेयर तो फिर उसकी स्विचिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ह्यूज हो जाएगी। ठीक है,
ये सिंपल उसी एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में IBM का सिस्टम लगाया हुआ है तो आप फिर उसको बदल के जो है वो लिनक्स नहीं कर सकते, आप उसको बदल के जो है वो विंडोज़ नहीं कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर सकते। वो आपके लिए उसकी जो है कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती है ऐसे सिस्टम्स के अंदर। नेक्स्ट जनरेशन क्या एप्लीकेशंस क्या है जी, एंटरप्राइज जो है वो वेब इनेबल्ड टूल्स जो हैं वो होंगे। फिर क्या है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड्स, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर एज सच कुछ भी नहीं। ओपन सोर्स एप्लीकेशन वो होती हैं जिनमें जो कोड होता है, जो प्रोग्रामिंग कोड होता है सॉफ्टवेयर का, वो ओपन टू पब्लिक होता है। एनी वन कैन चेंज दोज कोड और अपने कोड जो है बीच में एंटर कर सकते हैं। ऑन डिमांड सॉल्यूशंस, जैसे जैसे कस्टमर जो है वो डिमांड करेगा उसके हिसाब से, जैसे कस्टमाइजेशन भी जिसको हम लोग कहते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर CRM और CSM के क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस या क्लाउड बेस्ड वर्जन्स, बजाय इसके कि उनको सिस्टम इंस्टॉल किया जाए और एक प्रॉपर डेटाबेस जो है वो बनाया जाए, एक क्लाउड के अंदर जो है वो सारी जो एप्लीकेशंस हैं और जो उसका डेटा है वो सेव हुआ हो। फंक्शनैलिटी फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म, अभी तक मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एप्लीकेशंस जो हैं एज सच इंस्टॉल नहीं होती हैं, बल्कि ये सिस्टम्स के ऊपर होती हैं, PC के ऊपर होती हैं। तो आगे फ्यूचर क्या है हमारा कि मे बी इसकी मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो जाइए। सोशल CRM क्या चीज़ है जी, इंटरनेट पे जो सोशल ऐप्स हैं उनके ज़रिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशलाइज किस तरह करती है। उसका एग्जांपल यहाँ पे बाजिएंट का दिया हुआ है। ये एक सोशल मीडिया ऐप है जो कि स्पेशली फॉर एंटरप्राइजेज है। बिजनेस इंटेलिजेंट क्या है, इंक्लूजन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस विद एंटरप्राइज एप्लीकेशन, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, एड हॉक एनालिसिस, व्हाट इफ सिनारियोज, ये सारी चीज़ें आपको जो है बेसिकली क्या इसमें बताया जा रहा है कि बिज़नेस इंटेलिजेंस को किस तरीके से इन्हांस किया जा सकता है। आप अपने सॉफ्टवेयर्स जो आपके पास CRM, ERP और CSM सॉफ्टवेयर्स हैं उसके हिसाब से आप न्यू पैटर्न्स जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए सेल्स पैटर्न्स कर सकते हैं या अपने कस्टमर्स को हैंडल करने के नए तरीके जो हैं आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपको जो डिजिटल डैशबोर्ड की हम लोगों ने शुरू में बात की थी वो किस तरीके से जनरेट होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है, सेल्स का भी, मार्केटिंग का भी, फाइनेंस का भी, अकाउंटिंग का भी, वो सारा जो है किस तरीके से डिजिटल डैशबोर्ड के ऊपर जनरेट होकर तो प्रेजेंट होगा ESS को। फिर उसके बाद जो है कि आप जैसे हम लोगों ने बात की थी सिक्योरिटी में कि ख़ुद जो है एथिकल हैकिंग करके देखते हैं कि सिस्टम लीकी कहाँ पर है, इसी तरह आप व्हाट इफ़ सिनारियोज़ क्रिएट करते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके अगर फ़र्ज़ करें कि सिनारियो जो है वो इस तरह हो जाता है कि आपका कस्टमर से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कस्टमर जो है वो परचेज़ करनी बंद कर देता है या किसी एरिया में आपकी सेल्स कम हो जाती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं और इस तरीके से उसको डेवलप करते हैं कि अगर ऐसा सिनारियो हो जाए तो फिर सिस्टम उसको किस तरीके से हैंडल करेगा। सिमिलरली अगर आपके सप्लाई चेन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आपके सप्लायर जो हैं, से फॉर एग्जांपल आपका एक सप्लायर जो है वो काम करना आपके साथ छोड़ देता है, तो इट्स अ व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ वन ऑफ द सप्लायर्स स्टॉप सप्लाइंग यू द रॉ मटेरियल, देन व्हाट विल यू डू? तो देन व्हाट विल यू डू जो है वो फिर आप अपने सिस्टम को इंटेलिजेंट बना लेते हैं कि वो आपको ऑप्शंस क्रिएट करके देता है कि अगर सप्लायर ए जो है वो फंक्शनल नहीं है तो सप्लायर B, C, D, E, F जो है उनसे इतना इतना प्रोक्योर जो है वो किया जा सकता है। तो बेसिकली ये हमारा सारा चैप्टर 9 जो है वो एंड हो गया है। आप लोग इसको प्रिपेयर करें, मैं टेस्ट आप लोगों का अपलोड कर दूँगी और फिर आप लोगों ने बाय द एंड ऑफ दिस वीक इसका टेस्ट देना। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।